अच्छा भाई, कल मैंने आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में बताया था और रेडियो एक्टिविटी समझाई थी। आज मज़ीद एक स्टेप आगे चलेंगे और आगे चलेंगे और देखेंगे। सबसे पहले तो सवाल यहाँ पर एक पैदा होता है और वो ये कि हमें कैसे पता कि रेडियो एक्टिव रेज़ जो हैं वो 3 तरह की होती हैं सर? हमें कैसे पता? तो हमें ये रदरफोर्ड साहब की मदद से पता चला है। रदरफोर्ड साहब ने इस हवाले से ये बात साबित की है कि जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं ये 3 तरह की रेडिएशंस होती हैं और इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है जो आप लोगों के सामने अभी मैं जिसको आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। रदरफोर्ड का वो एक्सपेरिमेंट अब देख लेते हैं कि रदरफोर्ड साहब ने ये एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया तो ये इन्होंने किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है, क्या किया है, सारी चीज़ें समझते हैं एक्सपेरिमेंट के हवाले से। देखो, रदरफोर्ड ने एक फोटोग्राफिक प्लेट ली। अच्छा, फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है इसके हवाले से मैंने शायद कल भी आप लोगों को बताया था। फोटोग्राफिक प्लेट बेटा जो जैसे एक्सरे एक्सरे जिस पे आती है वो ब्लैक कलर की एक शीट, वो देखी भी आप लोगों ने ना? बेटा आवाज आ रही है? जी सर। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो एक्सरे की एक ब्लैक फिल्म आती है जिसके ऊपर एक्सरे वगैरह करवाते हैं अपनी बोन्स का, तो वो एक्सरे की वो फिल्म तो देखी भी होगी ना आप लोगों ने, ब्लैक कलर की जो होती है। यस जी सर। सर। तो उसे उस ब्लैक कलर की उस फिल्म को बेटा कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है। अच्छा, अब वो जो फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक कलर की जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया, वो इन्होंने एक बड़ी सी फोटोग्राफिक प्लेट ली, शीट ली, वो इन्होंने इसके सामने लगा दी। ठीक है ना? और उस शीट के बिल्कुल सामने इन्होंने एक बॉक्स लिया और ये बॉक्स था लेड का बना हुआ, लेड ब्लॉक लिया और उस लेड ब्लॉक के अंदर यानी उस लेड बॉक्स के अंदर उन्होंने एक एलिमेंट रखा जो कि रेडियो एक्टिव था, यानी कि उसमें से ये इनविजिबल रेडिएशंस निकलती थी और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। ठीक है ना? अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली इनविजिबल रेडिएशंस निकलती रहती हैं। ये बात मैंने आप लोगों को पढ़ाई है या कल बता भी दी है। ठीक है ना? अब इस ब्लॉक में से भी, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से भी रेडिएशंस निकल रही हैं, लेकिन इस लेड के ब्लॉक के बाहर रेडिएशंस नहीं जा सकती। ठीक है ना? इस लेड के ब्लॉक के यहाँ कॉर्नर पर इन्होंने एक कैप लगाया हुआ है क्योंकि इस ब्लॉक में एक सुराख है और वो कैप से अभी फिलहाल बंद है। ठीक है ना? अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है बेटा? बहुत आसान सी बात है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। देखें, मान लें कि ये आपके पास एक नेगेटिव प्लेट है, मतलब एक मेटल की प्लेट ये रही, एक इसके सामने यहाँ मेटल की प्लेट लगा लेते हैं। इन दोनों प्लेट्स को आप एक बैटरी से जोड़ दीजिए। ठीक है? नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव। अच्छा, जब आपने इन मेटल की प्लेट्स को आपने बैटरी से जोड़ा तो इन प्लेट्स पर साइन चार्जेस जो है वो डेवलप हुए, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है? अब क्या होगा, अब अगर मैं इस प्लेट के बीच में यहाँ पर कोई चार्ज ला के रखूँ, जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज ला के रखा, तो ये जो छोटा सा पॉजिटिव चार्ज होगा ये पॉजिटिव प्लेट इसको अपने से दूर धक्का देगी और नेगेटिव प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सेम इसी तरीके से अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ प्लेट के बीच में ला के रख दूँ छोटा सा, तो नेगेटिव प्लेट इसको अपने से दूर धक्का देगी और पॉजिटिव प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन अगर यही चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, मैं बजाय इन प्लेट्स के बीच रखने के यहाँ कहीं बाहर रख दूँ, तो इन चार्ज को के ऊपर किसी किस्म का फोर्स, किसी किस्म की अट्रैक्शन, किसी किस्म की रिपल्जन कुछ नहीं होगी।
यानी कि जितनी भी ये फोर्स का मामला हो रहा है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच ही हो रहा है। तो इस रीजन में जहां पर ये फोर्स अप्लाई हो सकती है चार्ज के ऊपर, अट्रैक्शन की या रिपल्जन की, इस रीजन को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आई बेटा? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस फोटोग्राफिक प्लेट और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बीच का जो फासला था, इस फासले में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इसके लिए इन्होंने बड़ी हाई पावर बैटरीज वगैरह का इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, एक पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने क्रिएट कर दी। उसके बाद क्या किया इन्होंने, उसके बाद इस लेड के ब्लॉक पे से ढक्कन हटा दिया। अच्छा, जब इधर से ये ढक्कन इन्होंने हटाया तो क्या हुआ कि ढक्कन के हटने से ये जो रेडिएशन पहले इस लेड के ब्लॉक में कैद थी, ये रेडिएशन सारी इस लेड के ब्लॉक में से बाहर आना शुरू हो गई। याद रहे कि ये एक डब्बा है, ठीक है ना, ये एक डब्बा है और उस डब्बे के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है, तो इसमें से कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट हो रही थी, लेकिन ये रेडिएशन इस ब्लॉक में से बाहर नहीं जा पा रही थी। जब हमने इसमें से ये ढक्कन हटा दिया तो अब इन रेडिएशन को जो इस डब्बे के अंदर कैद थी उनको बाहर निकलने का मौका मिल गया। ठीक है ना, अब ये बाहर निकल जाएंगी यहाँ से। अब जब ये बाहर निकली, बाहर निकल के आते ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल होने पर ये जो रेडिएशन थी ये 3 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक रेडिएशन नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंट होती है और फोटोग्राफिक प्लेट से टकरा जाती है। एक रेडिएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंट होती है और फोटोग्राफिक प्लेट से टकरा जाती है। और एक रेडिएशन बिल्कुल सीधे चली जाती है और फोटोग्राफिक प्लेट से टकरा जाती है। अच्छा, अब बात ये है कि सर कल आपने बताया था ये इनविजिबल रेडिएशन होती है, तो आपको कैसे पता कि 3 रेडिएशन निकल रही हैं, एक उधर बेंट हो रही है, एक उधर बेंट हो रही है, एक उधर बेंट हो रही है? बेटा असल में ना मुझे पता, ना रदरफोर्ड को पता, ना रदरफोर्ड को ये रेडिएशन नजर आ रही है, ना मुझे नजर आ रही है। रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट को उसने जब देखा तो पूरी फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक थी। बस यहाँ पर थोड़ा सा फोटोग्राफिक प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ सफेद सफेद धब्बे थे, कुछ राइट हैंड साइड पर सफेद सफेद धब्बे थे, कुछ यहाँ सामने की तरफ सफेद सफेद धब्बे थे। इन धब्बों ने ये इंडिकेट किया कि यहाँ पर इन धब्बों की जगह पर जहां पर ये धब्बे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर कोई इनविजिबल रेडिएशन आकर टकरा रही है। इन धब्बों ने ये बात साबित की। ठीक है ना, कोई इनविजिबल रेडिएशन आकर इन धब्बों से जहां पर फोटोग्राफिक प्लेट पे धब्बे आए वहां पर टकराई। अब रदरफोर्ड ने एनालाइज किया, देखो बिल्कुल रदरफोर्ड ने जैसे एनालाइज किया वैसे समझा रहा हूँ। रदरफोर्ड ने कहा कि भाई देखो, अगर ये बीच का हिस्सा खाली है और लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे और सेंटर में धब्बे पड़े, तो इसका मतलब जो चीज लेफ्ट कॉर्नर की तरफ गई होगी वो लाजमी तौर पर पॉजिटिवली चार्ज होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड पर उसने नेगेटिव प्लेट को रखा था। तो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज जो चीज होती है वो अट्रैक्ट होती है नेगेटिव की तरफ। सेम इसी तरीके से उसने कहा कि जो चीज राइट कॉर्नर की तरफ गई है वो लाजमी सी बात है नेगेटिवली चार्ज होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज चीज ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो रेडिएशन ना राइट गई ना लेफ्ट गई, बिल्कुल सीधी आ गई, इसका मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल थी। तभी उसके ऊपर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी फोर्स का असर नहीं हुआ, ना पॉजिटिव फोर्स का ना नेगेटिव फोर्स का, वो सीधे सीधे चली गई। तो रेडिएशन, उस रदरफोर्ड ने कहा कि भाई रेडिएशन 3 तरह की है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। बाद में रदरफोर्ड ने ही उनको नाम दिया अल्फा, बीटा और गैमा रेज। तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं ये 3 तरह की होती हैं, दैट आर अल्फा, बीटा एंड गैमा। You can also say that alpha are positive rays, gamma are negative rays, and beta are negative rays, and gamma are neutral rays. Clear? यस सर। एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आ गया? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन?
बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे पता चला कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? बेटा क्योंकि ऐसे बहुत सिंपल सी बात है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के इर्द गिर्द जब फोटोग्राफिक प्लेट रखोगे ना तो उस पर धब्बे पड़ते हैं, तो इसका मतलब उसमें से कोई इनविजिबल रेडिएशन निकल रही है। अब इनविजिबल रेडिएशन निकल रही है तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है सर। और कोई सवाल बेटा किसी का भी? आई थिंक नहीं। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे चलेंगे। ले लिया सर। ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास है, अब हमें अल्फा बीटा और गैमा रेस की ना प्रॉपर्टीज का जिक्र करना है और इनकी प्रॉपर्टीज को बताना है। अच्छा ये प्रॉपर्टीज ना देखो, मैंने बड़े तरतीब से लिखी हुई हैं और मैं अल्फा को बड़े डिटेल में समझा रहा हूँ। देखो अल्फा अगर तुम्हें डिटेल में समझ में आ गया तो बीटा और गैमा पे इतनी मेहनत नहीं है, लिहाजा अल्फा को बड़े ध्यान से समझना। कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो बिला झिझक पूछना, ठीक है? चलिए, तो अल्फा रेस के हवाले से सबसे पहली बात तो क्या है कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं, इसमें समझने वाली ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट की तरफ गई थी, तो अल्फा रेज आर कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स या पॉजिटिव चार्ज रेज, ठीक है? दूसरा पॉइंट, दे आर मटीरियल इन नेचर। अच्छा देखो, मटीरियल दो तरह की चीजें होती है, एक होता है मटीरियल और एक होता है इममटीरियल। मटीरियल वो चीज होती है बेटा जो चीजों, मुख्तलिफ चीजों में से पास नहीं होती, और इममटीरियल वो चीज होती है जो मुख्तलिफ चीजों में से पास हो सकती है। जैसे कि सूरज की रोशनी है, अगर हम सूरज की रोशनी में खड़े हो जाते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है, इतने हंसमुख तो नहीं है हम लोग, अगर हम सूरज की रोशनी में खड़े हो जाते हैं और सूरज की रोशनी आकर हम पर पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल कि सूरज की रोशनी आकर हम पर पड़ रही है, तो हमारे पीछे की तरफ हमारा शेडो बनता है, हमारे पीछे की तरफ हमारा शेडो बन जाता है। शेडो क्यों बनता है? हमारा शेडो इसलिए बनता है बिकॉज सन की जो ये लाइट है ये हमारी बॉडी से पास नहीं हो पाती, तो हमारे पीछे का जो हिस्सा होता है जमीन का, उस जगह पर अंधेरा छा जाता है, क्योंकि रेडिएट लाइट जो है सन की वो उधर तक पहुंच नहीं पाई। अगर लाइट वहां तक पहुंच रही होती तो वहां पे कभी अंधेरा नहीं बनता, कभी हमारा शेडो नहीं बनता, ठीक है ना? तो सन की लाइट क्या कहलाई? सन की लाइट कहलाई मटीरियल, बिकॉज वो पास नहीं होती हमारी बॉडी में से। ये बात समझ में आई सबके? जी सर। तो इसी तरीके से अल्फा रेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मटीरियल रेज, ये भी मुख्तलिफ चीजों में से पास नहीं होती हैं, ये भी टकरा कर बाउंस बैक हो जाती हैं, पास नहीं, ठीक है? अब आ जाओ, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा का मास हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। पहले तो हीलियम के एटम को समझो। हीलियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है, कलर चेंज कर लेते हैं अगला पॉइंट समझाने के लिए। हीलियम का बेटा एटम होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है? अब देखो, अगर इसके मैं एटम की बात करूं तो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैंने आप लोगों को मास नंबर की कहानी बताई है। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर बेसिकली सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है ना? किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी तादाद को हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास मास नंबर फॉर्म होता है, मास नंबर बनता है, ठीक है ना? तो अब सिर्फ अगर हीलियम के न्यूक्लियस की बात करें तो हीलियम के न्यूक्लियस में भैया 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, दोनों को प्लस कर लो तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना बनेगा? 4 बनेगा। 2 + 2 4 होता है। अच्छा मैं पूछूं कि अल्फा के ऊपर चार्ज कितना होता है? तो अल्फा का चार्ज होता है 2, क्योंकि ही बात हो रही है हीलियम के न्यूक्लियस की, ठीक है ना? हीलियम के न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स हैं, तो इसलिए ये हो गया 2। अच्छा अब मुझे 1 मिनट दीजिएगा जरा, ठीक है बेटा जी? तो ये हीलियम का जो न्यूक्लियस का चक्कर है मास और चार्ज का, वो समझ में आया? यानी कि एक अल्फा की जो रे होती है या जो एक अल्फा का पार्टिकल होता है, उसका मास होता है 4 AMU और उस पर चार्ज होता है 2।
ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है बेटा? लाइट की स्पीड होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकेंड। इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी 3 एक्सपोनेंट 7 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये है अल्फा की स्पीड, ये है अल्फा की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये है। यानी कि लाइट की स्पीड से 10 गुना कम होती है अल्फा की स्पीड। ठीक है बेटे? जी सर, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके क्यों नहीं बताई हुई, मतलब रेशियो क्यों बताया हुआ है उसका? बेटा ये बस मैंने ऐसे ही लिखा है समझाने के लिए। कैलकुलेशन मैंने यहाँ बता दी ना आपको कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू भी बता दी, कैलकुलेशन करने का तरीका भी बता दिया। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे डायरेक्ट यहाँ पर, ये क्योंकि स्लाइड तो मैंने बनाई है ना, ये तो किसी और ने नहीं बनाई। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट 3 एक्सपोनेंट 7 लिख देता तो आपकी जहन सिर्फ यहाँ तक कैद हो जाता। स्पीड ऑफ लाइट से इसको रिलेट करना नहीं सीखते। एक तो वजह ये हो गई। दूसरी वजह आगे बीटा और गैमा रेज में भी ना स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरिजन है। तो इसलिए अभी इसका भी मैंने जो पॉइंट लिखा है वो स्पीड ऑफ लाइट के ही जुमरे में लिखा है ताकि आप समझ सकें। या ये जो मैंने पॉइंट्स नोट किए ना, मैंने आप लोगों को देखो टॉपिक शुरू करते वक्त ही बताया था कि मैंने ये पॉइंट्स जो बनाए ना, ये बड़ा देख कर और बहुत तरतीब से बनाए। यानी अगर आपको मैं डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा एंड गैमा रेज लिखने कहूँ ना, तो आप ये सारे पॉइंट तरतीब से लिख दोगे तो आपके डिफरेंसेस बन जाएंगे। अभी जब बीटा और गैमा पढ़ाऊंगा तो आप लोग देखना भी उस चीज को। तो इसलिए मैंने इसको लाइट के जुमरे में लिखा है। ठीक है? जी सर। अच्छा, अब आ जाते हैं अगली बात पे। दीज रेज हैव लो पेनेट्रेशन पावर। बेटा पेनेट्रेशन का मतलब या पेनेट्रेट का मतलब है ना किसी चीज में धस जाना। पेनेट्रेट का मतलब होता है किसी चीज में घुस जाना या धस जाना। और लो का मतलब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इनकी पेनेट्रेशन पावर जो है वो बहुत कम है। आप लोग जैसे एक न्यूमेरिकल भी आपके फिजिक्स में ना, जिसमें एक बुलेट फायर करते हैं और वो एक सैंड बैग में घुसती है और उसमें पेनेट्रेट होती है, चैप्टर 4 में शायद वो पढ़ा है आप लोगों ने, न्यूमेरिकल देखा है आप लोगों ने? जी जी सर। सर। तो बस वही वाली एग्जांपल है कि ये जो अल्फा रेज होती है ना, ये अल्फा रेज की पेनिट्रेशन पावर अच्छी नहीं होती। जैसे दीवार में से पास नहीं होती, और अगर मेरे पास कोई एक मेटल का टुकड़ा हो तो ये मेटल के टुकड़े में से पास नहीं होती। इस तरीके से इसकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो बहुत कम होती है। सही है? अब आखिरी पॉइंट देखो, आखिरी पॉइंट क्या है? दीज रेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग आयोनाइजर्स ऑफ गैस। पहले तो आयोनाइजेशन क्या है इसको समझना पड़ेगा। देखो अगर किसी एटम, जैसे सोडियम है, सोडियम के एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सोडियम आयन बन गया। इसी तरीके से अगर एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो क्लोरीन आयन बन गया। यानी कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो क्या बन जाता है? वो आयन बन जाता है। ठीक है ना? ये होती है आयोनाइजेशन। अब अल्फा रेज जो होती है ना, वो बहुत ही अच्छी आयोनाइजर्स होती हैं। क्यों वो बहुत अच्छी आयोनाइजर्स होती हैं? मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ये एक शेल और ये दूसरा शेल। मान लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ से मैं मानता हूँ कि अल्फा रेज जो है ना वो बड़ी तेज स्पीड में ट्रेवल करके जा रही है इस इलेक्ट्रॉन की तरफ। अब अल्फा रेज का मास अभी मैंने बताया बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, 4। चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। अभी मैंने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में कल या पिछली किसी क्लास में आप लोगों को एक एग्जांपल दी होगी, मुझे याद है कि जैसे टेनिस बॉल होती है, एक टेनिस बॉल पर एक बहुत बड़ी फुटबॉल अगर मैं बहुत जोर से हिट कराऊं तो क्या होगा? आप लोगों ने मुझे बताया था कि सर ये टेनिस बॉल का तो मतलब हालत बिगड़ जाएगी, ये इधर उधर किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर जाएगी और बहुत दूर जाके फेंकाएगी। ऐसा ही है ना? जी जी सर। सर। तो ये तो आप लोगों ने मुझे बताया था। अब देखो अल्फा रेज मास में है बहुत ज्यादा, 4 है। ये अल्फा रेज बहुत तेज स्पीड में ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं और जाकर किससे टकरा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन से। यानी कि एक फुटबॉल एक बेचारी टेनिस बॉल से टकरा रहे हैं, है ना? तो बहुत तेजी से टकराने पर क्या होगा? ये अल्फा रेज इस इलेक्ट्रॉन को एटम में से नॉकआउट कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन एटम में से नॉकआउट होगा बेटा, तो ऑटोमेटिकली जो एटम होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे या एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे वो आयन में तब्दील हो जाता है।
तो ये जो रेडिएशंस होती हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयोनाइजर होती हैं, क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर पेनिट्रेशन पावर कम है तो इसका मतलब टकरा के किसी भी चीज में से उसको आगे पीछे हिला देने की सलाहियत रखना। और अगर पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है तो इसका क्या मतलब होता है कि वो किसी चीज में से पास हो जाएगी। जब पास हो जाएगी तो बेटा टकरा के उसको हिला थोड़ी सकेगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा सारी बातें? जी सर। यस सर। ठीक है, अब जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बीटा रेस की तरफ चलेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर। चलिए आगे मूव करते हैं। अब आ गए बीटा रेस। अब पहले तो देखो पॉइंट का जो कंपैरिजन है ना उसको ध्यान में रखना। देखो दे आर पॉजिटिवली चार्ज, दे आर नेगेटिवली चार्ज, they are material particle, they are material particle. Mass of alpha particle equal to helium nucleus, mass of beta particle equal to electron. Velocity of alpha particle 1/10 of speed of light, almost equal to speed of light. Low penetration power, high penetration power. Strong ionizer, weak ionizer. तो कंपैरिजन की सूरत में मैंने आप लोगों को बेसिकली बताया कि यहाँ पे आप कंपैरिजन भी अगर कोई आपसे करने कह दे ना अल्फा बीटा गैमा के दरमियान, तो आप बड़ी आसानी से कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि आपको समझाया ये उसी के तरीके से गया है। तो अब पॉइंट्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूं बारी बारी, तो बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है बिकॉज दे डिफ्लेक्ट इन टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। यहाँ पे हम वजह लिख लेते हैं, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली जाती हैं, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा, अल्फा रेज की तरह ये भी कैसी होती है? मटीरियल होती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये अल्फा रेज और बीटा रेज होती दोनों मटेरियल हैं, लेकिन आगे की बातें ना थोड़ी सी तजाद आएंगी, तो अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। बीटा पार्टिकल का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 28 ग्राम्स। ये मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, यही मास होता है बीटा का भी, ठीक है ना। बीटा पार्टिकल्स का भी मास यही होता है, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बीटा रेज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ऑलमोस्ट इक्वल कह रहे हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं कह रहे, ऑलमोस्ट इक्वल कह रहे हैं। कितनी होती है स्पीड पता है? 2.99 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकेंड। ये स्पीड है बेटा, स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ये बीटा की स्पीड है। अब लाइट की स्पीड तुम्हें मैं याद दिला दूं क्या होती है? 3 एक्सपोनेंट 8। तो 3 एक्सपोनेंट 8 और 2.99 एक्सपोनेंट 8 में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ना, क्या ख्याल है? यस सर। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू होती है, ये इसकी वैल्यू है। अब आ जाते हैं हम लो पेनिट्रेशन हाई पेनिट्रेशन पावर की। बीट अल्फा के मुकाबले में बीटा की जो पेनिट्रेशन होती है, यानी किसी चीज में घुस जाने की, किसी चीज से पास हो जाने की सलाहियत, वो ज्यादा होती है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि अगर सर अल्फा भी मटेरियल है, बीटा भी मटेरियल है, तो पेनिट्रेशन पावर तो इन लोगों की बराबर होनी चाहिए ना बेटा। जरूरी नहीं होता। देखो पेनिट्रेशन पावर का ताल्लुक सारा का सारा मटेरियल होने से नहीं होता, कुछ ताल्लुक मास से भी होता है। अल्फा का मास, ठीक है, अल्फा का मास ज्यादा होता है और बीटा का मास अल्फा के मुकाबले में बहुत कम होता है। ये भी एक डिफरेंस है बेटा, जिसे देखना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? जी सर। सर मास से पेनिट्रेट होने का क्या ताल्लुक है? बेटा मास से पेनिट्रेट होने का ताल्लुक कुछ इस तरीके से है। देखो एक हैवी मास चीज जो होती है ना, कोई सॉलिड मास चीज जो होती है, हैवी मास नहीं कहूंगा, कोई सॉलिड मास चीज ना पास नहीं होती। जैसे मेरे हाथ में एक टेप बॉल है, टेनिस बॉल है, वो मैं अगर उसको दीवार पे मारूंगा तो वो उसमें पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी, सही है, क्योंकि वो सॉलिड मास है। उसी जगह अगर उसी साइज का मेरे पास एक बबल हो, कौन सा? वो एयर बबल, वो जो उससे वो होता है ना, सर्फ वर्फ के पानी से जो फुलाते हैं हम लोग, देखा होगा मेरे ख्याल से। जी सर। वो एयर बबल अगर उसी साइज का एयर बबल जाकर किसी दीवार से टकराएगा ना, तो जब वो टकराएगा तो हो सकता है कोई एक आध वाटर का मॉलिक्यूल दीवार के अंदर चला जाए। समझ गए?
ये फर्क बता रहा हूं बेसिकली। अब देखो दोनों का साइज एक जैसा था, लेकिन एयर बबल और टेनिस बॉल के मास में जमीन आसमान का फर्क होता है। एयर बबल बहुत हल्का होता है और टेनिस बॉल एयर बबल के मुकाबले में बहुत भारी होती है। तो यहाँ पर एयर बबल थोड़ा बहुत पेनिट्रेट कर गया, लेकिन टेनिस बॉल ने तो जरा सा भी पेनिट्रेट नहीं किया। ये फर्क है। तो जो मास वाली बात है ना, वो सॉलिड मास और हैवी मास की वो इस तरीके से है। ठीक है, ठीक है सर। जी सर। अब आखिरी और इख्तितामी पॉइंट जो इसका है वो क्या है, दे आर वीक आयोनाइजर्स। अब देखो जब एक चीज के पेनिट्रेट होने की सलाहियत है तो ऑटोमेटिकली वो वीक आयोनाइजर हो जाएगी ना। जब वो पेनिट्रेट नहीं होगी तभी तो किसी को नॉकआउट करेगी। नॉकआउट करने के लिए क्या है कि भाई टकराए और हटा दे। अब लेकिन बजाय वो टकरा कर हटाने के, वो टकरा कर उसी में से पास हो जाए, तो उसको नॉकआउट कहां से करेगी? नॉकआउट करने की सलाहियत तो बहुत कम हो जाएगी। तो इसी वजह से ये वीक आयोनाइजर्स होता है। समझ में आई बात? जी सर। यस सर। जी अब सर। स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे चलेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर। जी सर। चलिए फिर आगे चलते हैं। गैमा और आखिरी रेडिएशन हमारी, इसका मुताल्ला कर लेते हैं। These rays are neutral rays. They do not show deflection. Do not show deflection in electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब न्यूट्रल होगा। दे आर नॉन मटीरियल इन नेचर। ये नॉन मटीरियल होते हैं। नॉन मटीरियल का मतलब क्या है? हर चीज में से पास हो जाएंगे। ठीक है ना भाई? अच्छा, आगे आते हैं। दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, ये मैंने तीसरे पॉइंट पे लिखा है, जरा गौर करना। तीसरे पॉइंट में लिखा है दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जरा पीछे वाली पॉइंट्स पर चलो। देखो तीसरे पॉइंट में मास का जिक्र था बीटा में, तीसरे पॉइंट में मास का जिक्र था अल्फा के। इसका मतलब गैमा क्या मास नहीं होता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कोई मास नहीं होता बेटा। इनका कोई मास नहीं होता, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई सी भी हो, उसका कोई मास ही नहीं होता। तो असल में मास वाले पॉइंट की जगह ही मैंने ये लिखा है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है दे हैव नो मास, इनका कोई मास नहीं। इज दैट क्लियर? जी यस सर। सर। अच्छा, एक गलती मैंने यहाँ की हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ गैमा पार्टिकल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये गलत लिखा हुआ है, ये ऑलमोस्ट नहीं है यहाँ पर। वेलोसिटी ऑफ गैमा पार्टिकल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी इसकी स्पीड और लाइट की स्पीड सेम होती है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है। अच्छा, अगली बात क्या है यहाँ पर? अगली बात है दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है इनकी। इतनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होने की वजह से, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इतनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे? ये नॉन आयोनाइजर हो जाएंगे। देखो जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन होगी ना, उतनी ज्यादा आपके पास आयोनाइजेशन के खदशात कम हो जाएंगे। लो पेनिट्रेशन, हाई आयोनाइजेशन, फिर उससे कम पेनिट्रेशन, उससे कम आयोनाइजेशन, सॉरी उससे ज्यादा पेनिट्रेशन, कम आयोनाइजेशन, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन, सबसे कम आयोनाइजेशन। अल्फा रे की पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन पेनिट्रेशन सबसे कम होती है अल्फा की, आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा होती है। बीटा की अल्फा के मुकाबले में पेनिट्रेशन ज्यादा होती है, तो आयोनाइजेशन कम होती है। गैमा की पेनिट्रेशन अल्फा बीटा के मुकाबले में सबसे ज्यादा होती है, तो इनकी तो ये तो आयोनाइजेशन करती ही नहीं, यानी कि किसी चीज को आयोनाइज करने की सलाहियत ही नहीं रखते। समझ लो बेटा? जी सर। जी सर। जी अच्छा जी, आखिरी पॉइंट। gamma rays are very similar to x rays but have shorter wavelength। बेटा एक्स रेज और गैमा रेज को लोग अक्सर और बेशतर कंपेयर, इनको जो है ना वो मिक्सअप कर देते हैं। मिक्सअप करने की वजह क्या है? एक्स रेज भी इममटीरियल होती है, ये भी किसी भी चीज में से पास हो जाती है। गैमा रेज भी इममटीरियल होती है, ये भी किसी भी चीज में से पास होने की सलाहियत रखती है। इसकी स्पीड और इसकी स्पीड सेम होती है।
ये दो वजूहत है जिसकी वजह से गैमा रेज और एक्स रेज में लोग फर्क नहीं कर पाते, लेकिन इनके दरमियान फर्क होता है। गैमा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है, और एक्स रेज की वेवलेंथ जो होती है वो लॉन्ग होती है, यानी ज्यादा होती है। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ वैसे पढ़ी भी होगी, मैं याद दिला दूं। देखो, वेव्स जब ट्रेवल करती है तो ऐसे बनती है ना वेव्स, वेव्स ऐसे ड्रॉ करते हैं हम। अब ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कहलाता है क्रेस्ट, और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है ट्रफ। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का जो ये फासला होता है, ये वाला फासला, इस फासले को कहते हैं बेटा एक वेवलेंथ, ठीक है, इसको कहते हैं एक वेवलेंथ। अब अगर मैं गैमा और एक्स रेज की बात करूं, तो गैमा रेज की चूंकि शॉर्ट वेवलेंथ होती है तो ये इस तरीके से होती है, मान लो, ठीक है, और एक्स रेज की चूंकि वेवलेंथ लॉन्ग होती है तो इसको आप ऐसे बना सकते हो। समझ गए? यस जी सर। यस सर। जी सर। ठीक है बेटे, कोई सवाल यस या सर। कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, वरना हम क्लास ऑफ करेंगे। नो। नहीं है? चलें ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी बात इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी।